इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। आज हम लोग सेकंड हाफ करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग फिक्स्ड पुलीज़ और मूवेबल पुलीज़ या फिर फ्री पुलीज़ बोल सकते हैं उनको, और स्प्रिंग्स को कवर करेंगे। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अरेंजमेंट है पुली। इस अरेंजमेंट को हम लोग एटवुड मशीन भी बोलते हैं। तो एटवुड मशीन देखने के लिए आई हैव दिस एग्जाम्पल फॉर यू। ये एटवुड मशीन का काम ये होता है कि आप एक मास को उठाने के लिए दूसरे मास को यूज़ कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक मास की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो सिस्टम उस हिसाब से मूव करेगा। जैसे अगर लेफ्ट मास आपका हैवी है तो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर जाएंगे, पर अगर मैं इसी केस में राइट वाले मास को हैवी कर देता हूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस इनका एक्सेलरेशन डिफाइन हो सकता है, और स्ट्रिंग के ऊपर लगने वाली टेंशन को भी आप डिफाइन कर सकते हो। आज हम सिर्फ इसके स्टैटिक्स के केसेस देखना चाहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये स्टैटिक तभी होगा जब ये दोनों मास एक्जैक्टली सेम साइज़ के होंगे। तो अगर मैं इनको एक्जैक्टली सेम करके रन कर देता हूँ तो ये मोशन दिखाती ही नहीं है क्योंकि ये सेम मास के। अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मोशन दिख जाता। आपको सिर्फ यहाँ पे टेंशन निकालने की का ही क्वेश्चन है ये कि इस ऑब्जेक्ट पे कितनी टेंशन लग रही होगी। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओ तो नीचे की तरफ इस पर 50 न्यूटन ग्रेविटी लगा रही है और ऊपर की तरफ टेंशन, तो टी की वैल्यू 50 अपने आप ही आ जाती है। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा अपन कॉम्प्लिकेट करते हैं। जैसे ये वाले टाइप को देखो, अगेन मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मास के हैं। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये पर्टिकुलर केस में ये सिस्टम रेस्ट पे रह पाता है कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि ये राइट वाला मास इवन दो ये स्मॉलर है, ये सिस्टम को नीचे की तरफ पुल करके ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वाला मास है ये बड़ा वाला, उसका पूरा का पूरा ग्रेविटी का जो कंपोनेंट है, एक्चुअली ग्रेविटी तो इस पे डाउनवर्ड लग रही होगी, पर सारी ग्रेविटी का कंपोनेंट इस रोप के अपोजिट नहीं लग रहा। इस रोप के अपोजिट जो इसका कंपोनेंट इस लाइन पे जाएगा, सिर्फ वही कंपोनेंट इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है या रोप को पुल कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये जो रोप है जो इस पुली के अबाउट घूम के जा रही है, इस रोप के अबाउट आपको देखना पड़ता है कि किसका क्या कंपोनेंट है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अगर मैं इसका एंगल थोड़ा कम कर देता तो ये सिस्टम थोड़ा और तेज़ी से एक्सेलरेट कर जाता। क्यों? क्योंकि अब ये जो छोटा मास है उसके अगेंस्ट और भी कम फोर्स लग रहा होता। इनफैक्ट अगर ये एंगल 0 होता तो इस छोटे मास के अगेंस्ट सबसे कम फोर्स होता। फ्रिक्शन तो हम यहाँ पे ले ही नहीं रहे, तो ये छोटा मास बहुत आराम से मूव कर जाता। ठीक है, ये हमारे विजन से बाहर चला गया। और मैक्सिमम एंगल अगर मैं कर दूं, जैसे यहाँ पे मैं 45 कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो 90 डिग्री होता है, पर अगर मैं 45 भी कर दूं तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट वाला इफेक्टिव जो उसका ग्रेविटी है वो ज़्यादा हो जाती है और वो सिस्टम को नीचे लेके चले जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 5 kg के ब्लॉक पे तो आप बोलोगे 50 न्यूटन नीचे लग रहा है और ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रही है। ठीक है, हम लोग इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने m छोड़ रखा है। हम जानना चाहते हैं कि क्या मास इक्विलिब्रियम मेंटेन करके देगा। और सिमिलरली इस मास m की अगर मैं बात करता हूँ तो इस मास पे नीचे की तरफ इस तरफ ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट आएगा? हम जानते हैं ये mg sin 37 हो जाएगा और यहाँ पे mg का cos 37 हो जाएगा, है ना, mg cos 37। तो अब ये जो बैलेंस कंडीशन है वो कैसे बनेगी? ये तभी बन पाएगी जब ये mg का sin 37 इस पे लगने वाले इस टेंशन को इक्वेट करे। और हम जानते हैं कि क्योंकि 5 kg का ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे ही है तो इस टेंशन की वैल्यू 50 न्यूटन तो बनी रही होगी। तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाते हैं क्योंकि आपको मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं सोचना पड़ता। आपको खाली ये देखना है कि टेंशन की वैल्यू को 50 होना ज़रूरी है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट पे हमारा जो mg sin थीटा है या mg sin 37 है उसकी वैल्यू को भी 50 न्यूटन बनना ही पड़ेगा। इंटू sin 37 यानी कि 3/5 शुड बी इक्वल टू 5, और ये kg में आपका आंसर आ जाएगा जो कि आ रहा है 25/3 kg। इस पर्टिकुलर मास की वैल्यू पे ये सिस्टम रेस्ट पे रह सकता है। 8.3 kg ये 5 से ज़्यादा इसलिए क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी कम हो चुकी है। इफेक्टिव ग्रेविटी मतलब ये जो g sin थीटा की वैल्यू है, जहाँ पे आप जानते हो कि अगर g sin थीटा की वैल्यू में लिखता हूँ तो ये बन जाता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्योंकि अब इस डायरेक्शन में ग्रेविटी खाली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो इससे जो मास मल्टीप्लाई होगा वो ज़्यादा होगा ताकि वो 5 × 10 को बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो क्योंकि ये छोटा हो गया है तो इसको बड़ा होना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं ये सेम चीज़ देखता हूँ तो क्या होगा? अब आप जानते हो कि इस बार mg नीचे लग रहा होगा, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो t की वैल्यू जो होगी वो mg के बराबर होगी। और यहाँ पे 5 के ऊपर जो लग रहा होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 5 × 6 यानी कि 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। और ये जो टेंशन है वो भी बैलेंस कर रही होगी क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है। तो टेंशन की वैल्यू को 30 न्यूटन होना पड़ेगा जो कि mg के बराबर भी है, तो आपका मास अपने आप 3 kg आ जाता है। एंड दैट्स वेरी सिंपल अगेन। तो आपका मास यहाँ पे छोटा हो सकता है 5 के कंपैरिजन में। कूल, चलो एक और देखते हैं, 60 डिग्री के केस में देखते हैं। अब आप करके देखो जल्दी से क्या आंसर आता है और फिर कंफर्म करो मेरे आंसर से। 5 × 2/√3 यानी कि 10/√3, या फिर इसको आप 10√3/3 लिख सकते हो, पर कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे, है ना। तो 10/√3 करके इसको छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ मास दैट यू हैव टू प्लेस सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, ये वाला सिस्टम। पर अगर 5 kg दूसरी जगह होता तो मास की वैल्यू क्या आती? 5 से छोटी आ सकती है।
तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड तो mg को बैलेंस करना ही पड़ेगा, और राइट हैंड साइड 5 के इस कंपोनेंट को 5g sin 60 के को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये दोनों आप कनेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग पे अटैच्ड हैं, और 5 kg वाले पे जो इधर फोर्स लग रहा है वो है 5g sin 60, और m पे इधर जो फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग के अपोजिट वो है mg। तो इस सिस्टम को रेस्ट पे आने के लिए यही दो फोर्सेस को बैलेंस करना होगा। तो आप t को कंसिडर मत करो, ठीक है। t की वैल्यू खैर mg के बराबर ही होगी या 5g sin 60 के बराबर होगी, दोनों वैल्यू सेम आनी ही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 × sin 60 इज इक्वल टू m। ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। अब हम जानते हैं कि ये 5 kg पे इधर जो एक्सेलेरेशन लग रहा है वो 37 डिग्री के हिसाब से 6 लग रहा होगा। तो 5 × 6 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अब m पे जो यहाँ पे ग्रेविटी का एक्सेलेरेशन लगेगा वो 8 लगेगा। ये कैलकुलेशन हम कल भी कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो 8 × m की वैल्यू को 30 न्यूटन के बराबर होना पड़ेगा, 3.75 आपका आंसर आ जाता है। समझ रहे हो? तो अब 5 kg को बैलेंस करने के लिए 3.75 की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि 5 kg थोड़े छोटे एंगल पे बैठा हुआ है, तो उसको ग्रेविटी थोड़ी सी कम लग रही है। ग्रेविटी इसको थोड़ी सी कम है, तो ज़्यादा ग्रेविटी जिसके पास है उसका मास कम हो सकता है। ओके, अगर मैं एक 5 kg का मास और लटका देता तो क्या होता? तो अब ये 3 बॉडीज़ का प्रॉब्लम बन जाता है, जिसमें आपको तीनों बॉडीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं 5 kg की बात करता हूँ ये वाले, तो हम जानते हैं कि इस 5 kg को अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 50 के फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा इस टेंशन से, जो कि मैं T1 बोल देता हूँ। फिर आप बोल सकते हो कि यही T1 की वैल्यू यहाँ भी इस 5 kg के ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है, अलॉन्ग विद द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग, जो कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ग्रेविटी लग रहा है, उस पर यहाँ पे T1 तो मैं लिख रहा हूँ और 30 न्यूटन इसका अपना ग्रेविटी का भी हो गया। तो आपको यहाँ पे T1 + 30 को बैलेंस करना पड़ेगा इस फोर्स से, जो कि हम लिख सकते हैं T2, जो कि यहाँ भी लग रहा होगा। और T2 की वैल्यू कितनी होगी? तो T2 की वैल्यू हम जानते हैं इस mg sin 53 के बराबर होगी। और sin 53 की वैल्यू से अगर आप ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते हो तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। इसका मतलब है कि 8 × m शुड बी इक्वल टू T1 + 30। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा और इजी कर दूं मैं आपके लिए, तो आप इसको ऐसे सोचो कि ये 3 ब्लॉक्स, तो आप टेक्निकली इन तीनों को एक लाइन में ले सकते हो। बस यहाँ पे एक गलती हो जाती है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये सोचो कि इनके बीच में 2 स्ट्रिंग्स हैं, तो T1 और T2 अलग अलग होना ही है, एक बात। दूसरी बात, गलती क्या होती है, आपको हमेशा स्ट्रिंग के अपोजिट फोर्सेज ढूंढने हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अपोजिट जो फोर्स है वो 50 है, तो आप यहाँ पे इस राइट वाले ब्लॉक पे 50 न्यूटन का फोर्स लिख दो। सेकंड जो है उसके स्ट्रिंग के अपोजिट या अलॉन्ग, इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग बोल दो या अपोजिट टू दिस स्ट्रिंग बोल दो, 30 न्यूटन का फोर्स है राइट हैंड साइड। तो आप ये भी ध्यान से अगर यहाँ पे 30 न्यूटन का फोर्स लगा देते हो, और फिर m का पीछे स्ट्रिंग के अपोजिट जो फोर्स है वो कितना है, वो यहाँ पे mg नहीं है, वहाँ पे mg sin 53 है, यानी m × 8। अब आप इन फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो 8m = 80, और m की वैल्यू बड़े आराम से 10 kgs आ जाती है। तो इस केस में ये मास 10 kgs का होता, तो सिस्टम बड़े आराम से रेस्ट पे बैठ सकता है। समझ रहे हैं? चलिए एक और सिचुएशन। इस सिचुएशन में मैंने स्पेशली थर्ड लॉ समझाने के लिए इसको यूज़ किया है। देखो, जहाँ पे रेस्ट पे तो सिस्टम रहेगा, क्योंकि टेक्निकली ये एक ही स्ट्रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है सिस्टम। यहाँ पे क्या मास रखा है उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ये स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, स्ट्रिंग मूव ही नहीं कर सकती। तो आप जानते हो कि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू 50 न्यूटन है, इस T1 की वैल्यू को यहाँ तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो टेंशन यहाँ पे लग रही होगी T2, उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसमें आप गलती नहीं करना, वो कम या ज़्यादा नहीं होनी है, उसको एग्जैक्टली T1 के बराबर होना है। तो पॉइंट ये है कि इस मास का अपना कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे ये मास कोई भी वैल्यू का होता, इस पे दोनों फोर्सेस को बैलेंस होना ही पड़ता, क्योंकि ये सिस्टम रेस्ट पे ही रहेगा। वैसे भी ये मास पुल करके इधर तो जा नहीं सकता, इसको पुल करके ऊपर तो उठा नहीं सकता, ग्रेविटी का कोई कॉम्पोनेंट भी नहीं लग रहा है इस तरफ, है ना। तो आपका ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा और T1 T2 के बराबर होंगे, और दोनों की वैल्यू 50 न्यूटन होगी। ऑलराइट, इसका एक एग्जाम्पल और देख लो। इस एग्जाम्पल में भी ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप बोलोगे इधर से टेंशन 1 की वैल्यू जो है वो भी 50 न्यूटन होगी, और इधर से टेंशन 2 की जो वैल्यू है वो भी 50 न्यूटन होगी। अगर मैं यहाँ पे एक मास की जगह एक स्प्रिंग बैलेंस लगा देता, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में मैं आपको आगे थोड़ा सा और बताऊँगा, पर आप इसको ऐसे सोचो कि ये चीज़ यहाँ पे टेंशन निकालने के लिए बैठी है। तो क्या आप बता सकते हो यहाँ पे टेंशन कितनी होगी इस स्ट्रिंग में? ये चीज़ गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स कि वो सोचते हैं कि इधर भी 50 लग रहा है और इधर भी 50 लग रहा है, तो स्ट्रिंग की टेंशन जो है वो 100 हो रही होगी। पर नहीं, स्ट्रिंग की टेंशन जो है, मैंने जैसे आपको बताया था कि वो पूरी स्ट्रिंग के अलॉन्ग एक खिंचाव मेंटेन करके रखती है। जब यहाँ पे T2 की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ 50 लग रहा है। तो आप ये सोचो कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो भी हम यही बोलते हैं कि इसके लेफ्ट और राइट पे टोटल 50 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, टेंशन की वैल्यू 50 न्यूटन ही है। ठीक है,
तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में टेंशन की वैल्यू 50 न्यूटन आ जाती है। फिर आप चाहे उसको एक मास से रिप्लेस कर दो, तो इस मास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके राइट में भी 50 और इसके लेफ्ट में भी 50 न्यूटन का ही फोर्स होगा। ओके, चल इस वाले केस में मैंने यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पुली पे ये जो बेस है उस बेस को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। सो ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है और इसमें हमको इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। मासलेस पुली के अपने मास की तो कोई चिंता है ही नहीं, पर हम जानते हैं कि इस पुली पे तीनों फोर्सेस को रेस्ट पे तो तीनों फोर्सेस को बैलेंस कंडीशन तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो अगर हम बोलते हैं कि इस पुली पे यहाँ से एक टेंशन लग रही थी और टेंशन की वैल्यू कितनी है इस केस में 50 न्यूटन, क्योंकि 50 न्यूटन को रेस्ट पे रखना है, और यहाँ पे भी 50 न्यूटन लग रही होगी क्योंकि यही टेंशन ट्रांसमिट हुई है, तो ये भी 50 न्यूटन की वैल्यू होगी। तो आप सोचो कि जो नॉर्मल ये बॉक्स लगा रहा होगा या ये सरफेस लगा रही होगी वो नॉर्मल इन दोनों को बैलेंस करनी चाहिए। किस डायरेक्शन में लग रही होगी? वो नॉर्मल डेफिनेटली लग रही होगी यहाँ से ऊपर। और अब इसकी वैल्यू अगर मैं तुमसे पूछूं तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो देखो, जो लंबा तरीका है वो ये है कि आप अज्यूम करते हो कि यहाँ पे टेंशन जो है वो किसी थीटा एंगल पे लग रही होगी। वैसे तो अगर आपका थोड़ा सा भी वेक्टर्स का प्रैक्टिस है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इन दोनों वेक्टर्स का जो वेक्टर सम है वो यहाँ पे आएगा एक्जैक्टली 45 डिग्रीज़ पे और उसकी वैल्यू होगी 50√2। तो ये 50√2 की वैल्यू ही टेंशन को मेंटेन करनी पड़ेगी और एक्जैक्टली 45 डिग्री ऊपर ही मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई। अगर आप टेक्निकली जानना चाहते हो तो आप इसको ऐसे तोड़ोगे, क्या बोलोगे कि थीटा एंगल पे लग रहा होगा, इधर टी कॉस थीटा लगेगा, ऊपर की तरफ टी साइन थीटा लगेगा, और अब आप बोलोगे कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू 50, टी कॉस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 50। उससे आपको मिलेगा कि थीटा की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो रही है। और फिर जब आप टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा की वैल्यूज़ को निकाल लेते हो तो आप टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो 50 + 50 से इसका आंसर आ जाता है टी की वैल्यू 50√2। तो आप टेक्निकली चलना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए अभी लास्ट एक स्पेशल सा केस है। इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एक आदमी खड़ा है एक 25 kg के बॉक्स के अंदर और इसने इस रोप को पुल करके रखा हुआ है सच दैट दिस सिस्टम शुड बी एट रेस्ट। तो क्योंकि रेस्ट का केस है तो हम लोग इसको स्टैटिक्स में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब मैं जानना चाहूँगा कि इस रोप में कितनी टेंशन लग रही होगी, इस आदमी को कितना वो पुलिंग फोर्स दिखाना पड़ रहा होगा इस रोप के अगेंस्ट, इसकी टेंशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैन यू गिव अ रफ आंसर जल्दी से देख के? अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो, इसको आप ऐसे सोचो कि अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है ना, तो हम जानते हैं कि ये पूरा सिस्टम यहाँ तक रेस्ट पे है। अगर इतना सिस्टम रेस्ट पे है तो हमको ये भी पता है कि 50 kg और 25 kg के अलावा कोई और मास है नहीं और ये मूव भी नहीं कर रहा, तो 75 kg को बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो पुली के ऊपर वाला टेंशन है, इस टेंशन की वैल्यू तो 75 × 10 750 न्यूटन हो ही जानी चाहिए, राइट। अब अगर मैं सिर्फ इस पुली को ही बैलेंस कर दूँ तो मैं जानता हूँ कि इस पुली के ऊपर यहाँ पे अगर 750 न्यूटन लग रहा है और यहाँ से नीचे दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों टी हैं, तो आप जानते हो कि 2T = 750 करके आप टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हो। एक तरीका। दूसरा तरीका, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो सबके। अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ तो 50 kg का जो मैन है इसके ऊपर और नीचे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी और ऐड हो जाती है। यहाँ पे 50 kg वाले मैन के ऊपर एक टेंशन का फोर्स ऊपर लग रहा है, एक 50 kg का 500 न्यूटन नीचे लग रहा है, पर एक फोर्स और है। ये फोर्स है जो ज़मीन इस पर नॉर्मल लगा रही होगी, तो हम उसको N1 लिख देते हैं, या N लिख दो खाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये नॉर्मल भी इसकी सरफेस से आ रहा होगा। सिमिलरली जो हमारा 25 kg का बॉक्स है, उस बॉक्स की बात करें तो उस बॉक्स पे ऊपर की तरफ एक टेंशन, यहाँ पे इस पर्सन का एक नॉर्मल का रिएक्शन और अपना खुद का 250 न्यूटन नीचे। तो आप यहाँ पे बॉक्स को सॉल्व करते हो तो 250 इधर, नॉर्मल इधर और ऊपर की तरफ एक टेंशन। और अब आप इन दोनों केसेस में इन दोनों पॉइंट्स को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करोगे तो आप बोलोगे कि क्योंकि ये जो n है ये दोनों अपोजिट साइड है तो ये तो कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2T = 750 और आंसर वही आया है ना, 750 का हाफ 375 न्यूटन। तो दिस इज ऑल्सो लॉन्गर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस, ठीक है। चलो, ये हो गए हमारे टेंशन के कुछ बेसिक केसेस। आज तो बेसिक्स पे ही हैं हम लोग, पर अब अगर पुलिस को मैं फ्री कर दूँ, कुछ पुलिस जो मूव कर सकते हैं जैसे कि ये, तो आपके क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में ये 5 kg के मास को उठाने के लिए इस पर्सन ने सोचा कि अगर मैं डायरेक्टली, देखो, अगर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक 5 kg के मास को लटका देता अपने हाथों से, तो सीधी सी बात है कि इसको इस 5 kg के मास को बैलेंस करने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता अपनी स्ट्रिंग पे। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो ये 50 न्यूटन लगा रहा होगा। तो इस पर्सन पे ज़मीन से लगने वाला नॉर्मल ऊपर, इस पर्सन का अपना मास mg, और ये जो स्ट्रिंग इस पर्सन पे नीचे की तरफ पुल कर रही है ये 50 और। तो आप देख सकते हो कि इस पर्सन को अपने पैरों में फील हो रहा होगा कि ये अपना मास तो उठा ही रहा है प्लस एक 50 के न्यूटन को और भी हैंडल कर रहा है, ठीक है।
तो इस पर्सन को थोड़ा सा हैवी फील हो रहा होगा, राइट। पर अगर ये अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस अरेंजमेंट में कुछ फ़ायदा हो जाता है। कुछ फ़ायदा इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ लोड ये दीवार भी ले लेती है। कैसे? आप इसको ऐसे सोचो कि इस पर्टिकुलर पुली के लिए ऊपर की तरफ फोर्सेस हैं दो। इधर भी टेंशन लग रहा है पुली पे और इधर भी टेंशन लग रहा है पुली पे। तो इस पुली पे ऊपर की तरफ तो दो फोर्सेस आ गए 2T, और नीचे की तरफ कितना फोर्स है? नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ इस 5 kg को बैलेंस करने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये 50 को बैलेंस करने के लिए 2T से इक्वेट करेंगे। देखो, पुलिस का अपना मास तो जीरो होता है जब तक हम आइडियल कंडीशन लेते हैं, तो आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि इसके ऊपर के फोर्सेज और नीचे के फोर्सेज अनबैलेंस्ड है, वरना F इज इक्वल टू ma लिखना पड़ जाएगा अगर अनबैलेंस्ड होंगे तो, क्योंकि एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो गया तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि इसका मास तो जीरो है, तो मतलब ज़रा सा फोर्स भी इसको इन्फाइनाइट एक्सेलेरेशन दे सकता है, क्योंकि जीरो के साथ आप किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे सो दैट यू गेट अ फाइनाइट नंबर, है ना, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए जब तक जीरो मास की आप पुली लेते हो तब तक आप उसके एक्सेलरेशन की बात नहीं करते हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसके ऊपर के फोर्सेस बैलेंस हो जाने चाहिए नीचे वाले से, विच इज़ दिस। तो टी की वैल्यू यहाँ पे 25 न्यूटन आ जाती है, तो आपके पर्सन को खाली 25 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इस पर्सन का नॉर्मल निकालूँ तो वो हो जाएगा mg प्लस 25 न्यूटन्स, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा सा बड़ा, मतलब लेग्स में फील हो रहा है आपको ये वेट, जबकि अगर ये पर्सन यहाँ खड़ा हो जाता ना तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती। तो ये मास वाला केस अपन बाद में करते हैं, पहले पर्सन को देखते हैं। तो हम जानते हैं अगेन कि यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स है और यहाँ पे एक टेंशन और है, तो टी की वैल्यू 25 हो गई, तो यही टी पूरा ट्रांसमिट होगा यहाँ तक और इस पर्सन को 25 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा डाउनवर्ड। अब ये चीज़ करती है डिफरेंस। अगर पर्सन को 25 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लगाना पड़ रहा है तो मतलब इस पर्सन पे अपवर्ड लग रहा है ये फोर्स, पे mg नीचे लग रहा होगा और इस पे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा और इस पे एक टेंशन की वैल्यू भी ऊपर लग रही है और इस टेंशन की वैल्यू 25 न्यूटन है। तो नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? mg माइनस 25। तो आप देखो कि इस बार नॉर्मल की वैल्यू भी कम हो गई, तो आपको लेग्स पे भी थोड़ा सा कम फील हुआ। बेसिकली आप नीचे से ऊपर पुल करते हो तो आपको लेग्स पे वो वेट आ जाता है, जबकि आप ऊपर से नीचे पुल कर रहे होगे तो आप अपना ही मास, अपने ही वेट, अपनी ग्रेविटी को यूज़ करते हुए किसी भारी ऑब्जेक्ट को उठा रहे होगे, राइट। अगर ये पर्सन पूरा लटक जाता तो ऑब्वियसली ये इस ऑब्जेक्ट को पुल करता हुआ ऊपर भी ले जाता, ऑलराइट। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी मिलेगा ये। देखो, पिछले केस में जब मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बना के दिया था तुमको, तो मेरा क्वेश्चन होने वाला था कि इस ब्लॉक का क्या मास होना चाहिए सो दैट दिस ब्लॉक विल बैलेंस द हैवियर 5 kg, ठीक है। बेसिकली इस ब्लॉक का मास इस टेंशन से आप निकाल सकते हो, तो टेंशन ऊपर और ब्लॉक का mg नीचे। तो हम जानते हैं कि टेंशन की वैल्यू हमने 25 न्यूटन ही निकाली थी, तो mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t इज इक्वल टू mg के हिसाब से आप सिर्फ एक 2.5 kg के ऑब्जेक्ट से अपने 5 kg के बड़े वाले ब्लॉक को रेस्ट पे रख सकते हो। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ हेल्प दैट द पुलिस गिव यू, और इस हेल्प का एक पर्टिकुलर नाम है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज आप बोलते हो जब आप किसी एक हल्के मास से एक हैवियर मास को बैलेंस कर पाओ। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू बड़ी सिंपल होती है, आप देखते हो कि आपको कितना लोड उठाना है, ठीक है। उस लोड की वैल्यू फोर्स से भी लिखी जा सकती है और मास से भी लिखी जा सकती है। तो अगर आप फोर्स में लिख रहे हो तो आपको लोड फोर्स लिखना पड़ेगा, तो 5 kg का लोड फोर्स 50 न्यूटन हो जाता है, और आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है ये आप नीचे लिख देते हो, अप्लाइड फोर्स। सिमिलरली अगर आप मासेस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोड मास और अप्लाइड मास की बात कर सकते हो कि हमारा यहाँ पे 5 kg का लोड मास था, हमने उसको 2.5 kg से बैलेंस कर दिया, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 2 का हो गया। ये नंबर ऑब्वियसली डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको बेसिकली बताता है कि आपकी पुली अरेंजमेंट क्या एफिशिएंसी दे रही है आपको। एफिशिएंसी बोलना सही नहीं है, आपका पुली अरेंजमेंट आपको क्या फ़ायदा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पुली अरेंजमेंट 2 का फ़ायदा दे रहा है, यानी 100 kg के ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए खाली 50 kg का ऑब्जेक्ट काफ़ी होगा। ऐसे मैकेनिकल एडवांटेज आप हर केस में निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे फिलहाल तो क्वेश्चन इतना सही है कि अगर मैं यहाँ 1 kg का मास रख देता हूँ तो कितना मास इधर जा सकता है बैलेंस्ड कंडीशन में। तो अगेन आप यहाँ पे टेंशन की बात करोगे, आप बोलोगे यहाँ का टी इस 10 न्यूटन के बराबर होगा, यहाँ पे भी अगर 10 लग रहा होगा और यहाँ पे भी अगर 10 लग रहा होगा तो नीचे 20 न्यूटन लग सकता है, और अगर 20 न्यूटन का टेंशन नीचे है तो सीधी सी बात है इसका मास जो है वो 2 kg के बराबर होगा, क्योंकि ये 20 न्यूटन mg से लगा रहा होगा, ठीक है। तो इस 1 kg को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 kg का मास रखना पड़ेगा। ऑलराइट, कॉम्प्लिकेट करें थोड़ा सा, इस बार मैंने ज़्यादा पुलिस लगा दी। अब हम जानना चाहेंगे कि इस m की वैल्यू क्या है। तो अगेन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पुलिस देखनी है। आप इस ब्लॉक को और इन पुलिस को एक ही ऑब्जेक्ट समझो, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज हो नहीं सकती। इनफैक्ट ये स्ट्रिंग भी है कि नहीं है, हो सकता है मेटल का बार हो, कुछ भी हो। वैसे वेटलेस हम कंसिडर कर रहे हैं, पर ये पूरा सिस्टम का मास आप m लेके चलो। और अब इस सिस्टम पे अगर मैं एक डब्बा ही बना दूँ इनफैक्ट, तो आप इस सिस्टम को ऐसे देखो कि m मास का जो सिस्टम है
इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, 4 फोर्सेस नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन की वैल्यू भी चेंज होने नहीं वाली, तो आपका ये टेंशन यहाँ तक पहुँच गया और यहाँ पे ये टेंशन बैलेंस कर रहा है 10 न्यूटन को। तो अब आप जानते हो कि टेंशन की वैल्यू 10 न्यूटन है और यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 लग रहा है, तो 40 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है और नीचे की तरफ सिर्फ mg लग रहा है। तो 40 न्यूटन इज इक्वल टू mg अगर आप करते हो तो आपको पता चलता है कि मास की वैल्यू 4 kg है। तो आपने बेसिकली 1 kg के मास से 4 kg को बैलेंस कर दिया। आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? 4। ठीक है, और कॉम्प्लिकेट करते हैं, थोड़ी और पुलिस लगा दी। जल्दी से देखो आंसर निकाल के और फिर मैच करके देखो मेरे साथ आता है कि नहीं तुम्हारा आंसर सेम। तो अगेन आप क्या कर सकते हो, आप ये एक ब्लॉक बना सकते हो। हर बार आपको ये ब्लॉक बनाने की सहूलियत नहीं मिलेगी, क्वेश्चन जैसे जैसे कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे पुलिस इतनी सिंपल नहीं दिखेंगी आपको, तो ब्लॉक बनाना हर बार उतना ईजी नहीं होता है। आप खाली टी की वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करो उन पुलिस से जो मास से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो आप यहाँ पे अगेन बोल सकते हो कि यहाँ पे टेंशन की वैल्यू तो 10 न्यूटन ही होगी। अब ये 10 यहाँ भी इस ब्लॉक पे लग रहा है क्योंकि ये पूरी पुली इस ब्लॉक के साथ की है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका 60 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा होगा। mg की वैल्यू 60 न्यूटन आ जाती है और इसमें मास की वैल्यू हो जाएगी 6 kg। समझ आ रही बात? सिंपल ही है। ये अरेंजमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया। अब इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में काम थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप यहाँ पे देखोगे कि इधर ऊपर टेंशन T लग रही है और यहाँ नीचे 10 न्यूटन लग रहा है, तो आपको इस रस्सी का टेंशन पता है जो कि यहाँ से यहाँ तक आ रही है, पर अभी आपको दूसरी वाली रस्सी का टेंशन नहीं पता। अब इस दूसरी वाली रस्सी का टेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पुली को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप इस पुली को देखो, इस पुली पे नीचे की तरफ एक टेंशन, दूसरी टेंशन यहाँ पे, तो ऊपर का जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपने आप ही 2T हो जाएगी। ये हर बार आपको पुलीज़ में बैलेंसिंग मिल जाती है। तो आपकी पुलीज़ हमेशा नीचे 2 स्ट्रिंग्स और ऊपर एक स्ट्रिंग जब होती है तो ऊपर 2T का टेंशन ट्रांसमिट करती है, जिसका मतलब है कि ये वाली जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की टेंशन जो है वो 2T है। तो अब जब आप इस ब्लॉक को देखते हो तो आप देखते हो कि इस ब्लॉक पे एक 2T और एक T लग रहा है, यानी कि इस पे टोटल फोर्सेस 3T लग रहे हैं। और अब आपको पता है कि T की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो आपके 3T इज इक्वल टू mg से आपका आंसर आ जाता है 30 इज इक्वल टू mg, मास का वैल्यू 3 kg। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो हुआ वो 3 kg का हो गया। ओके, तो आपने 1 किलो के मास से 3 किलो उठा ली, पर यहाँ पे आपको 2 पुलिस लगानी पड़ी। इस अरेंजमेंट को देख के बताओ ज़रा इसका क्या होगा। अब सबसे पहले आपकी एक ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो इस स्ट्रिंग में नीचे की तरफ 10 न्यूटन है, तो इसका टेंशन जो होगा वो 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये स्ट्रिंग यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँच गई, तो आप बोल सकते हो कि एक T ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको आप T लिख दो। अब आप इस पुली पे जब आते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे जो है वो 2T ट्रांसमिट हो रहा होगा, तो ये वाली रस्सी जब ब्लॉक तक पहुँचेगी तो वो यहाँ से 2T का फोर्स लगाएगी। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। ठीक है, अभी तीसरी रस्सी की बात करें तो यहाँ पे ये जो थर्ड रस्सी है, इस पे नीचे की तरफ दोनों बार 2T लग रहा है, तो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स जो आएगा वो 4T आ जाएगा, जिसका मतलब है ये थर्ड पुली आपका 4T का टेंशन लेके यहाँ तक आ रही है और इधर ऊपर की तरफ इस पे 4T लग रहा होगा। तो अब आप इन तीनों फोर्सेस को कैलकुलेट ऐड करो, 4T प्लस 2T प्लस T, तो आप जानते हो कि यहाँ पे 7T के टोटल फोर्सेस हैं और T की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो बेसिकली ये 70 न्यूटन ऊपर लग रहा है इस पर। और 70 न्यूटन जब आप mg से बैलेंस करोगे तो आपका मास का वैल्यू 7 kg आएगा। अगर आप 1 kg से 7 kg को बैलेंस कर रहे हो तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी 7 आ गया। समझ गए? यहाँ पे 4 पुलिस लगा के हमने मैकेनिकल एडवांटेज 4 निकाला था और इस वाले अरेंजमेंट में खाली 3 पुलिस से आपका मैकेनिकल एडवांटेज 7 हो गया। आप इमेजिन कर ही सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं एक पुली और लगा देता तो वो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाता। सोच के बताओ, क्या मैंने ऐसा किया है? हाँ, मैंने ऐसा कर रखा है। देखो 4 पुलिस आ गई, तो अब इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाना चाहिए, जस्ट बाय योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, बिना कैलकुलेशन के, बिना पेपर को यूज़ किए। सोच के बताओ जल्दी से। अब इसको ऐसे सोचो कि यहाँ पे जब T था, नेक्स्ट टाइम उसके बाद एक पुली और लगाने से, इस पर्टिकुलर केस में है ना, हर केस में काम नहीं करेगा ये, इस पर्टिकुलर केस में एक बार T था, फिर जब उसके ऊपर एक और पुली लगी तो उसमें 2T ऐड हो गया, फिर जब नेक्स्ट पुली लगी तो उसमें 4T ऐड हुआ, जिसका मतलब है अगली जो पुली है उसमें 8T का एडिशन आएगा। तो आपका जो टोटल फोर्सेस हो जाएंगे वो 8, 12, 14 एंड 15, तो 15T लग रहा होगा इस ब्लॉक पे और ये 15 मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 15 दे देगा। ठीक है, इसको चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे थोड़ा बारीकी से कर सकते हो। आप बोलोगे कि यहाँ पे T है तो यहाँ पे 2T है, यहाँ पे 4T हो गया और यहाँ पे 8T हो गया। ठीक है, अब यही सारे आपके पुलिस तक पहुँच रहे हैं। टेक्निकली देखा जाएगा तो यहाँ तक 16T आ जाएगा, है ना। इस 16T का कोई फ़ायदा है क्या? है थोड़ा सा, क्योंकि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आप सिर्फ इस सिस्टम को लो,
और इस सिस्टम में पुलिस का अपना मास तो है नहीं, तो हम जानते हैं कि इस सिस्टम का मास है m+1, तो m+1 इंटू जी शुड बी इक्वल टू 16t, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपने यहाँ से इसको पकड़ रखा है तो आपने 16t का पुल दे रखा है, तो आप यहाँ पे 16t बोल सकते हो। t की वैल्यू आपको यहाँ से इक्विलिब्रियम के केस में पता ही है कि t की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो आपका यहाँ पे आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। t की वैल्यू 10 है ना, हाँ तो ये कट जाएगा, तो ये ग्रेविटी से हमने काट दिया और हमारा m का वैल्यू 15 kg यहाँ पे आ गया। ये भी ठीक है ना तरीका। एक और अरेंजमेंट है, इस पर्टिकुलर केस में मैंने 4 पुलीज ही लिए हैं, तो अरेंजमेंट तो ऐसा ही है पर मैंने मासेस थोड़े अलग लगा दिए। तो मैंने ये चारों स्ट्रिंग्स एक मास को नहीं दी, मैंने इस मास को खाली 2 स्ट्रिंग्स दी और यहाँ पे 1 kg रखा। तो आप जल्दी से बता सकते हो कि कितने मास की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ट्राई करो, टेक योर टाइम, 1 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, पर अगर ज़्यादा लगता है तो भी कोई शर्म की बात नहीं है। चलो मैं करता हूँ इसको सॉल्व अब। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि किसी एक स्ट्रिंग के टेंशन को टी मेंटेन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे टेंशन टी है, ठीक है, तो यहाँ भी टेंशन टी है क्योंकि ये तो एक ही स्ट्रिंग है। और हम जानते हैं कि ये वाली स्ट्रिंग जो कि ऊपर से आ रही है, ये स्ट्रिंग में अब टेंशन हो गया होगा 2t। तो यहाँ पे आप देखो कि 1 kg के ऊपर टेक्निकली 4 टीज हैं, तो 4t की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 न्यूटन हो जाएगी 1 kg को बैलेंस करने के लिए। तो t की वैल्यू यहाँ पे खाली 2.5 न्यूटन आ जाती है। ओके, उस वजह से जब आप इसको और ऊपर ट्रांसमिट करते हो तो ये 2t वाली पुली के ऊपर जो आ रहा होगा ये आ रहा होगा 4t, और उसके ऊपर वाली पुली से आ रहा होगा 8t। तो ये 8t प्लस 4t जो हमारे इस ब्लॉक को मिल रहा है, लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पर। तो इस ब्लॉक को यहाँ से मिल रहा है 8t और यहाँ से मिल रहा है 4t, तो इस पर टोटल अगर 12t लग रहा है जो कि इसके मास और ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे आप 12 इंटू ऊपर से निकाली हुई t की वैल्यू 2.5 इज इक्वल टू m इंटू जी की वैल्यू लिख सकते हो। और इससे आपका आंसर m का क्या आएगा, बेसिकली आप इसको ऐसे सोचो कि m इज इक्वल टू 12/4 आ गया। कैसे, जब मैंने 2.5 से इसको 4 कर दिया, ठीक है, तो 12/4 यानी कि 3 kg। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का मैकेनिकल एडवांटेज खाली 3 बचा। ओके, सही है, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड केसेस करने का अगर मन है तो मज़ेदार केसेस हैं आगे मेरे पास। जैसे ये वाले केस में हम जानते हैं कि इधर टेंशन अभी भी 10 न्यूटन ही होगी। मैं बार बार ये 10 न्यूटन वाला ही केस क्यों ले रहा हूँ, मैं कुछ और भी तो ले सकता था ना। यहाँ पे मास की वैल्यू मैं कुछ भी रख देता, 5 kg रख देता। यहाँ पे 1 लेने का फ़ायदा ये होता है कि इस मास की वैल्यू ही आपको मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू बता देती है, और आगे चल के ये जो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू है ये आपको कंस्ट्रेंट मोशन में बहुत मदद करता है। तो यही वाले बच्चे जिनको कंस्ट्रेंट मोशन सीरियसली पढ़ना है उनको पता है कि क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि ये मास को अगर आपने बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं रखा, जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि ये 3 kg होता तो ये दोनों रेस्ट पे रहते, पर अब अगर मैं यहाँ पे 3 kg की जगह 6 kg रख देता तो ये सिस्टम इसको पुल करता नीचे और ये ऊपर जा रहा होता। अब क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे अलग नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं और इस ऑब्जेक्ट पे अलग नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं और उन स्ट्रिंग्स की टेंशन्स भी अलग हैं, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम नहीं होता। यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 और यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 होता। तो उस केस में आपका ये मैकेनिकल एडवांटेज आपको फ़ायदा दे देता है, क्योंकि अगर ये मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे 1:3 का है तो इसका अगर एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन 3a होना पड़ेगा। दिस इज हाउ दिस मैकेनिकल एडवांटेज कम्स टू योर एडवांटेज। ठीक है, तो हर बार ये मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए मैं खाली 1 से इसको m को इक्वेट करूंगा तो मेरा बड़ा आराम से आंसर आ जाएगा। और वंस आई नो दैट तो मुझे इसकी लेंथ वाली कंस्ट्रेंट वाले जो तरीके हैं अगर आपने कभी क्लासेस में देखे हैं तो वो नहीं लगाने पड़ते, और मुझे सिंपली मैकेनिकल एडवांटेज से इनके एक्सेलरेशन के रेशियो मिल जाते हैं, फिर इक्वेशन लिखनी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ एडवांस वालों के लिए थोड़ी सी किसी अलग लेक्चर में करेंगे हम लोग, अभी नहीं। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ वापस। इस पर्टिकुलर केस में भी मास की वैल्यू हम निकालें तो सिंपल ही लग रहा है, ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर टी ऊपर जा रहा है तो ये टी यहाँ पे और यहाँ पे भी लग रहा है। इनफैक्ट एक यही पुली है जो इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है ना, तो चलिए यहाँ पे ऊपर मैं 2t लिख देता हूँ। ओके, ये एक 2t आ गया। अब यहाँ से ये स्ट्रिंग कंटिन्यू हो रही है यहाँ तक, तो यहाँ पे ये खाली टी लगा रही होगी, तो इस वाली पॉइंट पे इसको टी लिखो। और फिर हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे 2t होगा, तो यहाँ पे फिर से 2t पहुँचा। तो आपके इस ब्लॉक पे टोटल जो ऊपर की तरफ टेंशन है वो 5t है, और टेंशन की वैल्यू तो 10 है ही, और ये mg को बैलेंस कर रहा होगा तो यहाँ 50 इज इक्वल टू mg आ जाता है, और यहाँ पे m की वैल्यू 5 kg आ जाती है। बेसिकली आपका मैकेनिकल एडवांटेज 5 हो गया, समझे। तो ये अरेंजमेंट में आपको 5 kg को बैलेंस करने के लिए 1 kg का एक ब्लॉक काफ़ी है। चलो आगे चलते हैं। एक और केस है, इस वाले केस में भी मैंने जैसे लास्ट टाइम मैंने ये वाला केस किया था उसी का भाई है ये। अब मैंने 2 पुलीज दे दी या 2 स्ट्रिंग्स दे दिए मैंने 1 को, और 2 स्ट्रिंग्स मैंने दे दिए m को। कितना आंसर आएगा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओगे। चलो, आई एम होपिंग कि आप लोग पॉज करके इसको कैलकुलेट कर लेते हो। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको।
तो हम इस वाली स्ट्रिंग को टेंशन टी ले लेते हैं जो वाइट कलर की है ना। तो पूरी स्ट्रिंग सेम है, हम जानते हैं कि इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन टी मेंटेन रहेगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसको टी बोलता हूँ तो हम जानते हैं कि ये वाला पॉइंट 2t हो गया होगा, सिमिलरली ये पॉइंट 2t हो गया होगा और ये पॉइंट भी 2t हो गया होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि 4t जो है वो तो mg के बराबर है और 3t जो है वो 1g के बराबर यानी 10 न्यूटन के बराबर है। अब इससे आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, एक काम करते हैं, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, टेंशन टेंशन कट जाएगा, ग्रेविटी और 10 भी कट जाएगा, तो m की वैल्यू सीधा आ जाएगी 4/3 kg यानी कि 1.33 kg। ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट का मैकेनिकल एडवांटेज कितना हुआ, 1.33। समझे। चलिए एक केस और, बिल्कुल इस वाले केस में पुली ही थोड़ी सी अजीब सी है। अगेन एडवांस लेवल पे अगर आप चले जाओगे तो इन पुलीज़ के रेडियस की वैल्यू या रेशियो आपको मिल जाएगा। तो आपको बोला जाएगा कि ये पुली और ये पुली का रेशियो 3 है और फिर मासेस को अनबैलेंस कंडीशन में रख के इनका एक्सेलेरेशन पूछा जा सकता है। चलिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप अगेन टेंशन की बात करूँ तो एक स्ट्रिंग को पहले फॉलो करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग यहाँ से चालू हुई है, ये स्ट्रिंग यहाँ से घूम के यहाँ तक आई। तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू टी मेंटेन्ड होगी। तो इस पर्टिकुलर पुली पे एक टी इधर, एक टी इधर और तीसरा टी यहाँ पे लग रहा है, जबकि इस मास पे खाली टी की वैल्यू एक बार लग रही है, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टी इज इक्वल टू एम जी तो है ही, पर एक टेंशन, दूसरा टेंशन और तीसरा टेंशन मिला के इस 18 kg के ब्लॉक को होल्ड करके बैठा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 3t की वैल्यू जो होगी वो 180 न्यूटन होगी। m की वैल्यू आ गई 6 kg। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 6 हो गई क्योंकि हम नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 6 नहीं हुई। अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 18 है तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हो जाएगी 18/6। तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 3 मिल गई है। ओके चलिए, अब यहाँ ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना टेंशन लग रहा होगा। तो टेंशन हमने निकाल लिया। अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप ऐसे सोचो कि पुलिस तो मासलेस है ही, तो अगर हमको पता है कि ये 6 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 18 kg का ऑब्जेक्ट है, तो 24 kg के ऑब्जेक्ट को उठाना है। तो ऊपर पे जो फोर्स लगाएंगे वो 24 × 10 240 न्यूटन तो होना ही पड़ेगा, राइट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप टेंशन की वैल्यू जानते हो। तो अगर आप यहाँ पे टेंशन की वैल्यू इस mg से कैलकुलेट करते हो तो टी की वैल्यू 60 आ जाती है। और फिर आप इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट पे ये जो पुली है, इस पुली पे कितनी स्ट्रिंग्स नीचे की तरफ जा रही हैं। तो इस पुली पे एक, ये छोटी 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। इनको कोएक्सियल पुलीस बोलते हैं एक्चुअली। कोएक्सियल का मतलब है कि एक की एक्सिस है जिसपे एक बड़ा रेडियस और एक छोटा रेडियस दोनों साथ में रखे हुए हैं, ठीक है। तो आमने सामने आगे पीछे रख देते हैं इनको और ये सारी टेंशन ऐड हो जाएंगी इस एक ही पुली पे। तो 4t शुड बी इक्वल टू दिस टोटल फोर्स ऑन द वॉल, और 4t की वैल्यू हम जानते हैं 60 × 4 यानी कि 240 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। ये हमारे फ्री पुलिस के भी एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम स्प्रिंग्स पे भी चल लेते हैं और आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं स्टैटिक्स को। स्प्रिंग हमको पता है कि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ फोर्स कभी नहीं लगाती। अगर आप एक स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस करते हो तो वो थोड़ा सा फोर्स लगाएगी, पर अगर आप उसको ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो वो ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो आप ऐसे देखो यहाँ पे कि एक स्प्रिंग जो नेचुरल लेंथ पे होती है उस पर जब कोई फोर्स लगाया जाता है तो वो स्प्रिंग एलोंगेट कर जाती है ना। ये वाला अमाउंट हम बोलते हैं उसका एलोंगेशन। अब वो फोर्स को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग जो वापस पीछे की तरफ अपना फोर्स लगाएगी वो इस एलोंगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि ये जो फोर्स वापस से स्प्रिंग लगा रही है वो स्प्रिंग इस तरफ लगा रही होगी फोर्स, एंड दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द एलोंगेशन। एक आइडियल स्प्रिंग के केस में ये प्रोपोर्शनल टू द एलोंगेशन होता है। अब एग्जैक्टली क्यों ये प्रोपोर्शनल टू द एलोंगेशन होता है उसका आंसर आपको मिलेगा सॉलिड्स वाले चैप्टर में, जब हम एक मेटल की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और फिर आप उसके स्ट्रेसेस को देखोगे। खैर अभी आप ये चीज़ देखो कि ये होता है प्रोपोर्शनल। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि f इज़ प्रोपोर्शनल टू x, तो f इज इक्वल टू kx, ठीक है। तो आपका जो स्प्रिंग है उसके k की वैल्यू को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ऑलराइट। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट जितना बड़ा होगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट जितना बड़ा होगा x की वैल्यू उतनी छोटी हो सकती है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स को बैलेंस करने के लिए। तो आप इसको ऐसे सोचो कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे 100 होता और 100 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा होता, इस 100 न्यूटन के फोर्स को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग को 1 मीटर का स्ट्रेच देना पड़ता, ठीक है। बेसिकली k, यहाँ लिख देता हूँ मैं, k × x की वैल्यू को 100 अगर करना है तो k अगर 100 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा तो x की वैल्यू 1 मीटर होके इसको बैलेंस कर देगी। पर यही अगर k 500 न्यूटन होता तो 500 न्यूटन पर मीटर का फोर्स किस अमाउंट ऑफ एलोंगेशन पे इस 100 न्यूटन को बैलेंस करेगा। तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू यहाँ पे 1/5 आ जाती है मीटर्स में, जो कि खाली 20 सेंटीमीटर्स हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुली होगी उसका k उतना ज़्यादा होगा और उसकी वजह से उसको एलोंगेशन उतना कम लेना पड़ेगा। तो आपको पता ही होगा कि व्हीकल्स में अगर एक हल्का व्हीकल, एक छोटा व्हीकल है जैसे कि हमारी कार है, या एक मोटरसाइकिल का आपने शॉकर देखा होगा, तो मोटरसाइकिल का शॉकर इज़ नॉट वेरी थिक, एक वाटर बॉटल के जैसा होता है,
जबकि एक कार का शॉकर जो होगा वो काफ़ी मोटा सा होता है, वो 2 लीटर की वाटर बॉटल के जितना चौड़ा होता है ना। तो अमाउंट ऑफ कंप्रेशन जितना, अमाउंट ऑफ एलोंगेशन जितना आप कम करना चाहते हो, आपको के उतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, राइट। चल, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अब हम देखते हैं कि जैसे इस पर्टिकुलर केस में 5 केजी के मास को बैलेंस करने के लिए इस स्प्रिंग को कितना एलोंगेट होना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसका एलोंगेशन निकालें तो हम बोलेंगे कि 5 केजी का मास तब बैलेंस होगा जब 50 न्यूटन का फोर्स स्प्रिंग लगा देगी के एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे के की वैल्यू लिख दी, एक्स की वैल्यू हम पूछ रहे हैं और 50 न्यूटन लिख दिया, और एक्स का आंसर आ गया 1/4। आंसर हमेशा मीटर्स में आएगा जब तक यहाँ पे न्यूटन पर मीटर लिखा होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 1/4 मीटर्स, जिसको आप अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहो तो 25 सेंटीमीटर्स कर दो, ठीक है। मैंने एक डिटेल है जो थोड़ी सी मिस कर दी मैंने, वो ये है कि जब आप f इज इक्वल टू के एक्स लिखते हो ना, तो ये नॉन वेक्टर फॉर्म है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स वेक्टर। क्या मतलब है इस माइनस साइन का? इसका मतलब ये है कि अगर x अपनी नेचुरल पोजीशन से राइट की तरफ गया है तो पुलिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ लगाएगी हमारी स्प्रिंग। सिमिलरली अगर कोई कंप्रेस करता तो इस नेचुरल लेंथ से x को लेफ्ट में भेजता, तो स्प्रिंग बदले में आप पे राइट हैंड साइड फोर्स लगाती। तो क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ x होता है, तो हमको वेक्टर फॉर्म में ये माइनस लगाना पड़ता है। दिस इज जस्ट अ टेक्निकलिटी, ओके। अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन x के अलॉन्ग जाएगा, तो आप अगर एक स्प्रिंग पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो उसी डायरेक्शन में इलॉन्गेट या कंप्रेस करेगी, पर स्प्रिंग फोर्स को आप अपोजिट दिखाते हो, तो एफ स्प्रिंग हमेशा अपोजिट टू द इलॉन्गेशन या कंप्रेशन, ओके। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो इजीली हो गया, कॉम्प्लिकेट करें। अब अगेन बात वही हो जाती है कि पुलीज आपको आती हैं, स्प्रिंग्स आपको अब आ गई हैं, तो आप इसको कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसका सिंपल सा तरीका समझ लो कि इस पॉइंट पे आप ये देख सकते हो कि ऊपर की तरफ फोर्स लगाने वाला जो भी होगा वो होगी हमारी पुली, सॉरी पुली नहीं, स्प्रिंग। तो आप ऊपर की तरफ तो के एक्स का फोर्स लगा रहे हो, पर नीचे की तरफ जो फोर्स है वो टेंशन टी लगा रहा है, और ऑब्वियस है कि हर पॉइंट अपने आप में बैलेंस रहना चाहिए। तो यहाँ पे जब के एक्स इज इक्वल टू टी आप करते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और टी की वैल्यू आप निकालना जानते हो। तो आप जानते हो कि इस 10 kg पे यहाँ पे भी टेंशन और यहाँ पे भी टेंशन 2t लग रहा है, तो आप बोलोगे कि 2t इज इक्वल टू 100 न्यूटन। टी की वैल्यू आपने 50 निकाल ली और के की वैल्यू आपको पता थी 200, तो आप यहाँ पे 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50 लिख के वापस से इस एक्स की वैल्यू को 25 सेंटीमीटर पे ले आते हो, या फिर 25 सेंटीमीटर अगर देखने में बुरा लग रहा है तो 1/4 मीटर करके छोड़ दो, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सेम अमाउंट ऑफ के है दोनों केसेस में, यहाँ पे भी 200 न्यूटन है और यहाँ पे भी 200 न्यूटन है, पर ये लेफ्ट वाले केस में, सॉरी ऊपर वाले केस में 200 न्यूटन का 1/4 मीटर का एलोंगेशन 5 kg को बैलेंस कर रहा था, और इस वाले केस में 200 न्यूटन का 1/4 मीटर का एलोंगेशन 10 kg को बैलेंस कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज, ओके। चलो इस वाले केस में देखें, आराम से कर लोगे यार, अब तो तुमको सारी टेंशन निकालने आती हैं। तो हम जानते हैं 1 2 3 4, खैर पॉज करके अपना आंसर खुद निकालो एक बार। तो हम जानते हैं 1 2 3 4, 4t इक्वल टू 100 न्यूटन हो रहा है 10 kg का वेट, और यही 4t का एक टेंशन जो है वो यहाँ पहुँच रहा होगा और उसकी वजह से इलॉन्गेशन आ रहा होगा और के एक्स की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू के एक्स आप लिख सकते हो नेक्स्ट इक्वेशन में। तो 1/20 ऑफ अ मीटर, और 1/20 ऑफ अ मीटर इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। एक और देखते हैं। इससे पहले हम इधर के कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। अगर हमारा अरेंजमेंट थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो उससे क्या होगा, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रेविटी कम हो जाएगी। ग्रेविटी कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? हम जानते हैं यहाँ पे 5 × 6 की ग्रेविटी लगती है, बार बार कर चुके हैं, ये मत बोलना कि नहीं आता। तो 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये 200 न्यूटन पर मीटर को बैलेंस करना है, तो आप लिखोगे 200, बेसिकली ये 3/20 इंटू 100 किया ना, तो ये 5 आ गया और आपका आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके एक पेंसिल बॉक्स की स्केल के जितना एलोंगेशन आएगा स्प्रिंग में। कूल, ईजी। इस वाले केस को भी सॉल्व कर ही लेते हैं। इसमें 10 kg को बैलेंस करना है, पर स्प्रिंग मैंने यहाँ लगा दी, ओके नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या है, आपको बस ये देखना है कि इधर एक टेंशन लग रही है और इधर एक टेंशन लग रही है। सिमिलरली इस पुली पे नीचे भी एक टेंशन लग रही है और यहाँ भी नीचे एक टेंशन लग रही है। तो 2t ही 10 kg को बैलेंस कर रहा है 100 न्यूटन से, और यहाँ पे एक टेंशन नीचे और एक टेंशन नीचे, 2t ही के एक्स को भी बैलेंस कर रहा है। कूल। तो आपका 2t वापस के एक्स के बराबर भी हो जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे बड़ा आराम से आ जाएगा। के की वैल्यू 200 दी हुई है और आप 100/200 लिख के इसको 1/2 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर्स बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ मीटर लिख देता हूँ, यहाँ सेंटीमीटर लिख देता हूँ, यहाँ एक्स लिख देता हूँ, तुम्हारा काम हो गया। समझे? आगे चलें। अब ये वाले दोनों केसेस कर लेते हैं जो कि आज के लास्ट केसेस हो जाएंगे। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट,
इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। ऑब्वियस है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं, और ऑब्वियस है कि ये दोनों एक ही सीरीज़ में लगे हुए हैं, जैसे सीज़न 1 और सीज़न 2 आता है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों केसेस को सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे सबसे पहले आप उस फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ लो, क्योंकि तभी ज़िंदगी में मज़ा आता है जब आपको बेसिक्स पता होता है। तो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर और नीचे अगर इक्विलिब्रियम है, तो इस ऊपर वाली पुली का कुछ k1 होगा और उसका कुछ x1 होगा, वो एलोंगेशन x1 दिखाएगी। सिमिलरली नीचे वाली जो पुली है, पुली नहीं स्प्रिंग, उसका k2 कुछ कांस्टेंट होगा और वो कुछ और एलोंगेशन दिखा रही होगी x2, तो वो उतना फोर्स लगा रही होगी। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिमिलरली इस पुली का यहाँ तक जो पहुँच रहा होगा k2 x2 ही पहुँच रहा होगा, जो इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर रहा होगा। देखो ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट को थोड़ी पता है, नहीं पता ना। ऑब्जेक्ट को तो सिर्फ ये दिख रहा है कि मेरे ऊपर एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग में k2 और x2 अमाउंट ऑफ एलोंगेशन है, तो ये फोर्स इधर भी लगा रही है, ये फोर्स इधर भी लगा रही है। तो आप जानते हो कि ये k2 x2 जो है वो इवेंचुअली आपके लोड को भी बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो खैर अभी इसका फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ। आप इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हो, आप इस पूरे को रिप्लेस कर सकते हो k इफेक्टिव से, और उसका कुछ x इफेक्टिव होगा। अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी दिमाग चल रहा है तो तुम जानते हो कि इसका एलोंगेशन x1 है और इसका एलोंगेशन x2 है, तो x इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो रही होगी, x1 प्लस x2, दोनों मिलके एलोंगेशन इतना दिखा रहे हो। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि देखो यही k2 x2 जो है वो इवेंचुअली आपका k इफेक्टिव और x इफेक्टिव का भी काम करता है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को नहीं पता इसके ऊपर क्या लग रहा है, इसके ऊपर एक है कि दो हैं कि चार हैं, कितनी स्प्रिंग्स हैं, इसको नहीं पता। तो ये तो इफेक्टिव वैल्यू ही मांगता है, ये तो कहता है कि मैं 100 न्यूटन का हूँ, मेरे को इतना इफेक्टिव फोर्स चाहिए। तो आप इसको ऐसे बोलते हो कि k1 x1 इज इक्वल टू k2 x2 विच इज इक्वल टू k इफेक्टिव x इफेक्टिव। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी सिस्टम में बैलेंस है, सारी के सारे सिस्टम में इक्विलिब्रियम है। आप इस पूरे को अगर एक स्प्रिंग से रिप्लेस करोगे तो वो स्प्रिंग भी 100 न्यूटन को ही बैलेंस कर रही है, वो स्प्रिंग को आप KE बोल देते हो। अगर आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखते हो तो आप कहते हो कि यहाँ पे k2 x2 लग रहा होगा। आप इस पर्टिकुलर एंड पे बोलोगे तो आप बोलोगे k1 x1 लग रहा होगा, पर अगेन इस एंड को थोड़ी पता है नीचे कितनी पुलिस है, आप इसको KE और XE बोल देते तो भी वही आंसर आता। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम x1 प्लस x2 को सिंपली x इफेक्टिव की वैल्यू दे दें, और अब हम इस पूरी इक्वेशन को ऐसे यूज़ करें कि x1 की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/k1। कैसे? क्योंकि देखो ये पूरी की पूरी टर्म जो है ना, ये कुछ कांस्टेंट के बराबर है। इसको k बोलना है तो k बोल दो, इसको p बोलना है p बोल दो, जो मर्जी अपने नाम का इनिशियल रख दो। तो x1 को मैं लिख रहा हूँ p/k1, x2 को मैं लिख रहा हूँ p/k2, XE को मैं लिख रहा हूँ p/ke। अब ये p का कोई रोल ही नहीं है यार, ये सारी जगह इक्वल है, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, और बेसिकली आपके पास फॉर्मूला आ गया। और ये जो फॉर्मूला है ये आपने देखा हुआ है 10th क्लास में पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज में। याद करके एक बार खुद से सोच लेना कि वहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों आया था। अगर तुमको उसका डेरिवेशन नहीं पता है तो देख लो, इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सीरीज अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग्स में यही फॉर्मूला आ जाता है। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि इफेक्टिव निकालना, तो इन दोनों का 1/100 और 1/400 का वैल्यू 1/k से इक्वेट कर सकता हूँ। तो 1/100 प्लस 1/400 विल बी इक्वल टू व्हाट, 5/400, एंड दिस इज 1/ke। ke का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 80 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखें, 80 न्यूटन पर मीटर, ये एक इफेक्टिव ke आ गया। और उससे आप एलोंगेशन निकाल सकते हो। तो एलोंगेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 का लोड है तो आप बोलोगे 80 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन्स, और x की वैल्यू आ जाती है 10/8। 10/8 ज़्यादा से ज़्यादा इसको 5/4 लिख सकते हैं ना, तो 5/4 या 1.25 मीटर्स लिख के छोड़ दो। ठीक है जी, चलो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब ये जो x है ये x इफेक्टिव है, टेक्निकली इसमें x1 और x2 दोनों इन्वॉल्व हैं। अगर आपको x1 और x2 निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, आप इसी 100 को हर एक से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो मैं करके बता देता हूँ अभी तुमको। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि यही अमाउंट ऑफ फोर्स ये स्प्रिंग भी लगा रही है बाय डूइंग k2 x2, यही अमाउंट ऑफ फोर्स ये स्प्रिंग भी लगा रही है बाय डूइंग k1 x1। इन दोनों के अलग अलग से भी सॉल्व करने से आंसर आएगा। तो आप इसको अलग अलग सॉल्व करते तो ये ऐसा दिखता कि k1 x1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन का लोड, और k1 की वैल्यू अगर 100 ही दी हुई थी आपको, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, सॉरी x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मीटर आ रही है। ठीक है, तो एक स्प्रिंग जो थी वो 1 मीटर का स्ट्रेच अकेले दिखा रही थी, दूसरी स्प्रिंग जो थी वो k2 x2 का काम कर रही थी और वो भी 100 को ही पुल कर रही थी, पर इस बार k की वैल्यू 400 थी। तो 400 से आप देख ही सकते हो कि x की वैल्यू जो है x2 की वो आ जाती है 1/4, यानी कि 0.25 मीटर्स, और इससे आपका x2 का वैल्यू भी आ गया
और अब आप x2 प्लस x1 को करते हो तो आपका आंसर 1.25 आ जाता है, जो कि इन दोनों का इफेक्टिव अरेंजमेंट का हमने आंसर निकाला था। तो आप देख सकते हो कि ये इंडिविजुअली सॉल्व करने पे भी आते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सब इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं, k1 x1, k2 x2 और k इफेक्टिव x इफेक्टिव, कुछ भी बोल दो, तीनों की फोर्सेस की वैल्यू सेम है, ओके। वही फोर्स 100 न्यूटन है और वही फोर्स पूरा ऊपर तक ट्रांसमिट हो रहा है। चलो एक लास्ट केस है। इस केस के अंदर हम लोग जानते हैं कि पैरेलल अरेंजमेंट है। पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि दोनों साथ में फोर्स लगा रहे होंगे, तो इन दोनों का इलोंगेशन सेम होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि k1x प्लस k2x, ये दोनों के दोनों फोर्सेस ऊपर की तरफ एक ही ब्लॉक पे लग रहे हैं, तो ये k इफेक्टिव x के बराबर हो जाते हैं। x तो वही है क्योंकि इलोंगेशन ही उतना है, तो आपका ये सब कट के एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू k इफेक्टिव। दैट्स इट। ऑब्वियस है कि दोनों साथ में फोर्सेस लगा रहे होंगे तो दोनों का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू तो ऐड हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं इनको k1 प्लस k2 कर देता हूँ तो ये 500 न्यूटन पर मीटर की स्प्रिंग बन जाती है, जिसको अगर 100 न्यूटन को बैलेंस करना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/500 यानी कि 20 सेंटीमीटर्स। तो इस केस का आंसर x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। दोनों आराम से ऐड हो जाएंगे। अब पैरेलल और सीरीज़ के कॉम्प्लिकेशंस तो आप कितने भी बना लो, वो तो आपको पता ही है, 10th में भी आपने देखे हैं। तो पैरेलल और सीरीज़ को अलग से सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है जब आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हो, ताकि इफेक्टिव आंसर आ जाए। पर डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, अगर किसी एक स्प्रिंग का मांग लिया इन्होंने इलॉन्गेशन और तुमको पता नहीं था कि ये सब इक्वल होते हैं, तो तुम परेशान हो जाओगे। ऑलराइट, चलो आज का हमारा ये भी काम हो गया। बेसिकली हमने सारे बेसिक फोर्सेस कवर कर लिए हैं अब, जिसमें नॉर्मल टेंशन, फिक्स पुली, फ्री पुली और स्प्रिंग्स भी आते हैं। तो हमने स्टैटिक केसेस देख लिए, इसका मतलब अब हम डायनेमिक केसेस पे जा सकते हैं, और डायनेमिक केसेस आर कॉम्प्लिकेटेड। तो अब मेरे को ये 4 या 5 लेक्चर्स में सारे के सारे डायनेमिक केसेस तुमको कराने हैं, सो दैट तुम्हारा चैप्टर फुल प्रूफ हो जाए। ऑलराइट, बेटर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और ज़्यादा नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम लोग कवर करते हैं लाइव क्लास में। अगर आप मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे ही है। आई होप यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।